नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज बताएंगे आपको यूपी का लॉ एंड ऑर्डर क्या बोलता है और कैसे विपक्ष नौटंकी करता नजर आ रहा है। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की तपती सियासत की, जहां एआईएम के एक नेता ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में घुसकर ऐसा चैलेंज दिया कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। तो क्या बोले एआईएम के नेता और इस बयान के पीछे की क्या है सियासी मजबूरी, बताएंगे आपको विस्तार से। दूसरी खबर आपको हैरान भी करेगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है जिसमें छोटे छोटे बच्चे नोटों की गड्डियों से ऐसे खेल रहे हैं जैसे वो कोई खिलौना हो, और ये मामला आतंकी आकिब से जुड़ा है जिसका नया वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। बताएंगे आपको इस मासूमों के हाथ में काले धन की गड्डियों का क्या है ये पूरा मामला। तीसरी खबर मुरादाबाद से है, जहां यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। एक नाबालिग से छेड़खानी और दरिंदगी की कोशिश करने वाले आरोपी नौशाद को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही सबक सिखा दिया। बताएंगे आपको मुरादाबाद मुठभेड़ की ये पूरी कहानी। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कानपुर के उस सनसनीखेज साइबर फ्रॉड की जिसने बैंक अफसरों की मिली भगत की पोल खोल दी। सोचिए, एक डिलीवरी बॉय और एक ड्राइवर के बैंक खातों से 125 करोड़ रुपए का लेन देन हो जाता है और उन्हें कानों कान खबर नहीं होती। पुलिस ने इस मामले में बैंक मैनेजर समेत कई सफेद पोशों को गिरफ्तार किया है। आखिर कैसे रची गई ये डिजिटल डकैती, सब कुछ बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात एआईएम के नेता इसरार अहमद की, जिनके बयान ने समाजवादी पार्टी के एमवाई यानी मुस्लिम यादव और पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण की जड़ों को हिला कर रख दिया। एआईएम नेता ने सीधा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव को चुनौती दी कि अगर वो वास्तव में मुसलमानों के हितैषी है तो आगामी विधानसभा चुनावों में किसी बुर्के वाली महिला को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके दिखा दे। अभी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आया था। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुस्लिम महिला आरक्षण की बात करी। उत्तर प्रदेश में किसी भी न उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में किसी भी सियासी पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं करी। बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब अकेले ऐसे आदमी हैं जो नकाब वाली महिला को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। और न सिर्फ बात कर रहे हैं, आपने देखा कि हमारा महाराष्ट्र में उस नगर पालिका चुनाव में नकाब वाली महिलाएं जीत कर आई भी हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं गुजरात में बावजूद उसके कि हमारे पास सीटें कम थी, 7 सीटों होने के बावजूद भी 24 सीटें भाजपा के पास थी, 7 सीटें हमारे पास थी, फिर भी हमारी गोधरा नगर पालिका में हमारी सरकार बन रही है। तो हम ये बात बताना चाहते हैं कि लोगों को इधर उधर लोगों के गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मजलिस सबको हक दिलाएगी। मजलिस नकाब वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है। मजलिस अकेली ऐसी पार्टी है जो दलितों के हित की बात कर रही है, बैकवर्डों के हित की बात कर रही है। तो तमाम उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मण समाज आज मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है और सब ब्राह्मण को न्याय दिलाने की बात कर रही है। मजलिस सबको साथ में लेके चलने की बात कर रही है। मुझको ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मजलिस सबसे मजबूत ताकत के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरने जा रही है। ये बयान महज एक मांग नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की उस दुखती नस पर हाथ रखना है जिसे अक्सर विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति कहते हैं। एआईएम नेता का तर्क है कि सपा दशकों से मुसलमानों के वोट के दम पर सत्ता के शिखर तक पहुंचती रही है, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी या नेतृत्व देने की बारी आती है तो मुसलमानों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। उन्होंने सपा को भाजपा की बी टीम तक कह डाला, ये आरोप लगाते हुए कि सपा केवल उतनी ही राजनीति करती है जिससे भाजपा को फायदा हो और मुसलमानों का डर बना रहे। सियासी गलियारों में इस मांग के कई मायने निकाले जा रहे हैं।
पहला ये कि ओवैसी की पार्टी अब यूपी में केवल वोट कटवा की छवि में बाहर निकलकर नेतृत्व के विकल्प के रूप में खुद को पेश करना चाहती है। दूसरा ये कि ये अखिलेश यादव के उस सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड को फेल करने की कोशिश है जिससे वो पिछले कुछ समय से मंदिरों के चक्कर लगाकर और हिंदू त्योहारों को जोर शोर से मनाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अखिलेश इस मांग को नजरअंदाज करते हैं तो उन पर मुस्लिम विरोधी होने का थप्पा लगने वाला है और अगर वो इसे गंभीरता से लेते हैं तो ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो जाएगी जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। ऐसे में सीधे तौर पर अखिलेश यादव बुरी तरीके से फंस चुके हैं, ना वो इधर के हैं ना वो उधर के नजर आ रहे हैं। उन्हें ये साबित करना होगा कि उनका पीडीएफ फॉर्मूला केवल कागजी नहीं है बल्कि उसमें अल्पसंख्यकों के लिए नेतृत्व की जगह भी सुरक्षित है। अगली खबर आरोपी आकिब से जुड़ी है जिसकी एक नई रिकॉर्डिंग ने हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय खड़ा कर दिया है। इसमें कुछ बच्चे नोटों की मोटी गड्डियों के साथ खेलते दिखाई दिए थे। आकिब खुद भी रिकॉर्डिंग में बेपरवाह अंदाज में अपने बाल संवारता हुआ नजर आया था। बच्चों के हाथों में इतनी बड़ी रकम देखकर लोगों के मन में सवाल उठे कि क्या ये पैसा कहां से आ रहा है, इसे फिल्माने का मकसद क्या हो सकता है। आकिब पर देश विरोधी गतिविधियों के आरोपी है। इससे पहले इंस्टाग्राम लाइव में आकिब और उसके साथी हथियार दिखाते हुए पकड़े गए थे। इस मामले में नागल सोती पुलिस थाने में आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की कार्रवाई में अब तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और न्यायिक हिरासत में है। हालांकि मुख्य आरोपी आकिब और आजाद अभी सऊदी अरब में हैं। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और पुलिस से कहा है कि भारत लौटते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नई रिकॉर्डिंग में बच्चों को नोटों की गड्डियों के साथ देखना चिंता का विषय बन गया है। पुलिस अब इस रकम के स्रोत की भी जांच कर रही है और पुराने हथियार मामले को इस रिकॉर्डिंग से जोड़कर पूरे नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने की कोशिश में है। आकिब का विदेश से बेपरवाह अंदाज दिखना आरोपों की गंभीरता से बिल्कुल उलट है। इससे जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिजनौर पुलिस सतर्क है और विदेश से चल रहे सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने में जुटी हुई है। ये मामला उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो पुलिस के एनकाउंटर से जुड़ी है, जहां मुरादाबाद में हाल ही में हुई एक मुठभेड़ में यह साफ कर दिया है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मामले में योगी सरकार किसी भी हद तक समझौता नहीं करेगी। मामला एक महिला के साथ की गई छेड़खानी और दरिंदगी की कोशिश से जुड़ा है जिसने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से आरोपी नौशाद ने महिला के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। और जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो मुरादाबाद पुलिस ने इससे अपनी प्राथमिकता पर लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामले में क्विक रिस्पांस दिखना चाहिए। पुलिस ने नौशाद की तलाश में कई टीमें लगाई। महज 12 घंटे के भीतर पुलिस ने उसे मैनाठेर इलाके से घेर लिया, उसे पकड़ लिया। खुद को घेरा देख नौशाद ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई जो नौशाद के सीधे पैर पर जाकर लगी। वो वहीं गिर पड़ा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल के बेड पर लेटे नौशाद की बेबस तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात साइबर अपराध की। दरअसल कानपुर में साइबर अपराध की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पुलिस की साइबर सेल ने महज 4 महीने में 125 करोड़ रुपए के बड़े बैंकिंग फ्रॉड का भंडाफोड़ किया। यह घोटाला 2 आम लोगों, एक डिलीवरी बॉय और एक ड्राइवर के बैंक खातों के जरिए अंजाम दिया गया।
गिरोह गरीब और बैंकिंग से अनजान लोगों को निशाना बनाता था। उन्हें कुछ हजार रुपए का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे। खातों की पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड अपराधी अपने पास रख लेते थे। एक साधारण डिलीवरी बॉय के खाते से अकेले 67 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जबकि कुल फ्रॉड की राशि 125 करोड़ तक पहुंच गई। जांच आगे बढ़ी तो असली चेहरे सामने आए। एक निजी बैंक का मैनेजर समेत कई बैंक कर्मचारी इस घोटाले में शामिल पाए गए। ये अधिकारी टारगेट पूरा करने और मोटा कमीशन कमाने के चक्कर में केवाईसी नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे। उन्होंने जानबूझकर फर्जी खातों को सक्रिय रखा और संदिग्ध ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग नहीं की। पुलिस ने अब तक बैंक अधिकारियों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। कुमार जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये 5 है। दूसरा तनिष गुप्ता है, तनिष पब्लिक का है, बैंक का दलाल है। क्या बैंक का दलाल? हाँ ठीक है, बैंक का एम्प्लॉय। दूसरा है अमित सिंह, ये डिप्टी मैनेजर है एक्सिस बैंक के, उसी कनौज ब्रांच के। CSB बैंक ब्रांच मैनेजर। दो अमित है तो ये, हाँ तो एक अमित जो है एक्सिस का हो गया। अमित कुमार है, एक सिंह है क्या? उत्तम कुमार अमित कुमार है CSB बैंक के ब्रांच मैनेजर। ये मामला दिखाता है कि साइबर अपराध अब केवल ऑनलाइन ठगी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बैंकिंग सिस्टम के अंदरूनी लोगों की मिलीभगत में एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है। 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो और कौन सा खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।